नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। दरअसल इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2025 को इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष सम्मान था, जो इथियोपिया की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा का हिस्सा था और दुनिया की 18वीं संसद थी जहां उन्होंने संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को संबोधित करना और लोकतंत्र के इस मंदिर के जरिए इथियोपिया के आम लोगों, किसानों, उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं से बात करना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जो देश के भविष्य को आकार दे रहे हैं। उन्होंने इथियोपिया के लोगों और सरकार को उन्हें सर्वोच्च सम्मान यानी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथी लोकतांत्रिक देश के साथ भारत की यात्रा को भी साझा किया, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भारत और इथियोपिया के रिश्तों का जो नया युग शुरू हुआ है उस पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर अजय कुमार दुबे जी से, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन आप दोनों से मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की संसद में क्या कहा। Honorable members, today Indian companies are among the largest foreign investors in Ethiopia. They have invested more than $5 billion in diverse sectors like textiles, manufacturing, agriculture, health, and more. And they have created more than 75,000 local jobs. But I'm sure we can all agree our partnership has a lot more potential. That is why Prime Minister Dr. Abiy Ahmed and I took a big step forward yesterday. We have decided to elevate our bilateral relationship to the level of a strategic partnership. This will unleash the potential of our economics through cooperation in technology, innovation, mining, sustainability, and clean energy. It will also secure the future of our peoples through cooperation in food security, health security, and capacity building. In addition, we will also enhance our trade and investment cooperation as well as on defense and security matters. Honorable members, as developing countries, we have a lot to learn from and offer to each other. Agriculture forms the backbone of our two nations. It feeds our people. It sustains our farmers. It connects tradition with innovation. We can work together to develop better seeds, irrigation systems, and soil health technologies. As climate change affects rainfall and crop cycles,
We can share knowledge in climate resilient farming, from dairy farming to farm mechanization, from millet research to food processing. Together, we can help our farmers prosper. बिल्कुल आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इथोपिया और भारत की जो साझा सांस्कृतिक विरासत है, जो व्यापारिक संबंध हैं, जो लोकतांत्रिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच, उस पर उनका आपने विचार सुने। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इथोपिया और भारत के जो रिश्ते हैं उसके एक नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इथोपिया यात्रा है वो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, इथियोपिया अफ्रीका में बहुत महत्वपूर्ण देश में है और इंडिया के हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, 2000 साल पुराने रिश्ते हैं और इथियोपिया में इंडिया के लिए बहुत खासी अच्छी गुडविल है। तो बहुत अच्छा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी विजिट इथियोपिया के लिए इस बार किया जी, जिससे कि एक फोकस मिलता है कि इंडिया और इथियोपिया के रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाया जाए। आज की तारीख में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है हमारा बायलैटरल ट्रेड, वो $1 बिलियन से कम है जी। मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री की विजिट में, और जैसा उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करते समय बहुत सारे मुद्दों पे नजर डाली, खासकर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर एक इंडिया ने कमर्शियल फार्मिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो दूसरे देशों में सबसे पहले इथियोपिया में किया था और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। और हेल्थ केयर के बारे में जिक्र किया, एजुकेशन का एक बहुत तो ये 2-3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये जो मोदी जी ने इन सेक्टर्स का की तरफ संकेत किया है, उसका जिक्र किया है जी। और मुझे लगता है कि एक नया आयाम मिलेगा इंडिया इथियोपिया के रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर देखें कि 2014 से पहले इथियोपिया की तरफ से हाई लेवल विजिट्स, इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर करीब करीब हर साल इंडिया आते थे जी, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई विजिट नहीं थी। पहली दफा कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो 2017 में इथियोपिया आए और अभी प्रधानमंत्री आए। तो ये जो दूसरे कंट्री को, अफ्रीकन कंट्रीज को, ये इथियोपिया की बात नहीं है जी। ये कटिंग अक्रॉस द अफ्रीकन जी। कंट्रीज सभी जगह ये था कि हमने ये सोचना शुरू कर दिया था कि हम बहुत बड़े महाराजा हो गए हैं, हम बहुत बड़ी ताकत हैं और अगर अफ्रीकन कंट्रीज को हमसे रिश्ता बनाना है तो हमारे पास आइए आप, जैसे आप दरबार लगाते हैं जी। लेकिन मोदी जी ने ये सोच को चेंज किया, जरूरी था बहुत, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हमारे पैसों की तरफ उनको पैसा बहुत जगहों से मिल जाता है जी। अफ्रीकन कंट्रीज हमसे भाईचारा मांगते हैं और ये जो है मोदी जी ने अपनी तरफ की हाई लेवल विजिट्स को ना ही इथियोपिया में, कहूंगा जनरली सारे अफ्रीका में बहुत जगह में हमारी हाई लेवल विजिट्स हो रही है और उससे जो है एक भाईचारे का जो संबंध जुड़ता है, इससे जो है इंडिया की अफ्रीका इथियोपिया से और इंडिया की और अफ्रीकन कंट्रीज से एक रिलेशनशिप का एक स्काई की लिमिट है, आप समझ लें। जी, जाहिर सी बात है इथियोपिया सहित जो दक्षिणी अफ्रीकाई देश हैं उनके साथ जो भारत के संबंध रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, खासतौर से अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को एक दिशा देने का काम किया है, उसने इथियोपिया और भारत और दक्षिणी अफ्रीकाई जो देश हैं उनके साथ संबंधों को मजबूत करने का काम किया है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की जो संसद है उसके संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 18 देशों में वो संसद को संबोधित कर चुके हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है, भारत का अपना एक लोकतांत्रिक इतिहास है, विरासत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे देशों में जाके संसद को संबोधित करना, सदस्यों से संवाद करना, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत और इथियोपिया के संबंध काफ़ी पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं और भारत
का जो डिप्लोमेटिक संबंध है उसको मजबूत करने के लिए जरूरी है कि भारत की जो पहुंच हो, उसकी जो संवाद हो, वो सिर्फ वहाँ के प्रधानमंत्री से ही नहीं हो, बल्कि जो लार्जर पब्लिक है उनके साथ हो। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विजिट था इथियोपिया के लिए। अब तक इंडिया अफ्रीका में इंडिया के तरफ से करीब 100 उच्च स्तरीय विजिट हो चुके हैं। जैसा कि एम्बेसडर गुप्ता ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक डिप्लोमेटिक पहल है कि जी। हम अफ्रीका में भी उतने ही ज़्यादा विजिट करें, डिप्लोमेटिक लेवल पे उतने ही ज़्यादा मिशन खोलें कि हमारी जो पहुंच है अफ्रीका के देशों में वो बहुत गहरी हो। पार्लियामेंट को एड्रेस करना उसी दिशा में एक कदम है। वो कंपाला भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। और इंडिया अफ्रीका के संबंध कैसे होने चाहिए, किस डायरेक्शन में इंडिया अपने स्ट्रेटजी को लगाएगा इस काम के लिए, उसके लिए उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड प्रोग्राम दिया था, वो भी पार्लियामेंट को दिया था। तो उन्होंने उसी क्रम में ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ की पार्लियामेंट को एड्रेस करने का जो पहल था, वो इसी डायरेक्शन में था कि भारत किस तरह से इथियोपिया को स्ट्रैटेजिक लेवल पे अब उसके संबंधों को उभार रहा है, उस पे काम करेगा। उसकी पहुंच से प्रधानमंत्री तक ही नहीं, प्रेसिडेंट तक ही नहीं, बल्कि वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे भी संवाद हो। कुछ दिन पहले वहाँ का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इंडिया आया हुआ था जी। और उसको यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से रिसीव किया गया। और वो वहाँ पे चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ आए और उनसे उनका संवाद हो, वो उनसे मिले, सिर्फ वो प्राइम मिनिस्टर से मिल के नहीं चले जाएं। तो इसलिए इस डायरेक्शन में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्ट्रेटजिक लेवल की जो इनिशिएटिव है इंडिया इथियोपिया रिलेशन को रखने के लिए, ब्रॉड बेस करने के लिए इंडिया इथियोपिया रिलेशंस को, और एक लॉ मेकर्स को ये बताने के लिए कि इंडिया किन किन एरिया में इथियोपिया के साथ इंगेज हो सकता है। दोनों की जो पहल है वो विश्व के लिए और अफ्रीका के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सॉलिडारिटी और वर्किंग टुगेदर एंड अचीविंग टुगेदर का जो मैसेज उन्होंने देना था वो इथियोपियन पार्लियामेंट को दिया और साथ साथ पूरे अफ्रीका के लोगों तक भी ये एड्रेस उनका पहुंचा। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में प्राकृतिक साझीदार है। किस तरह से प्राकृतिक साझीदार है? देखिए, इथियोपिया अफ्रीका में एक बहुत बड़ा मुल्क है जी। और नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है सब सहारा अफ्रीका में। तो एक बड़े मुल्क की एक अलग किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर आपको रीजनल अपने ग्रुप में अफ्रीका में इथियोपिया का रोल बहुत अहम है और हमारा अपने क्षेत्र में रोल है। तो अगर उसको साझेदारी से देखा जाए तो इंडिया और इथियोपिया दोनों का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि रीजनल पीस को, ग्लोबल पीस को कंट्रीब्यूट करने के लिए, अमन और शांति के लिए जी। तो मेरा ख्याल है ये आइडेंटिफाई करना ऐसे कंट्रीज को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमारे रडार पे सही तरीके से नहीं आए थे, तो ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है कि जो जगहों पे बड़े बड़े देश हैं जी। उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उनका रोल हो सकता है, उसको सिग्निफाई करना। और देखिए, बड़ा देश चाहता है कि उसके रोल को एक्नॉलेज किया जाए, उसका जो एक लेजिटिमेट रोल है अपने रीजनल अफेयर्स में। तो ये प्रधानमंत्री ने इस बात को कह के इथियोपिया का एक जो बड़ा रोल है उसको एक्नॉलेज किया है और उनको एनकरेज किया है
कि जो ग्लोबल पीस में, अफ्रीकन पीस में, अफ्रीका में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो काफी ध्यान देते हैं जी कि इंटरनल शांति बनी रहे। और उसमें इथियोपिया का तो मालूम है आपको कि अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी वहां पे है, तो उस वजह से भी इथियोपिया का एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। जी जाहिर सी बात है, अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध दरअसल एक ऐतिहासिक विरासत भी उसके साथ जुड़ी हुई है। अजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जब हम बात इथियोपिया की करते हैं तो अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में इथियोपिया स्थित है और भारत हिंद महासागर के केंद्र में है। ये जो भौगोलिक स्थिति है दोनों देशों की, उसको आप प्राकृतिक साझेदारी के रूप में किस प्रकार देखते हैं? प्राकृतिक साझेदारी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि इथियोपिया भी एक लिटोरल देश है हिंद महासागर का। ये अभी रेलवे बना रहा है रेड सी को एक्सेस करने के लिए। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जो कि बहुत मामलों में, स्ट्रैटेजिक मामलों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे जो रेड सी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे विदेशी ताकतें जो जिबूती में अपना वर्चस्व बढ़ाए हुए हैं, रखे हुए करीब 7-8 विदेशी सैन्य वहाँ पे ठिकाने बने हुए हैं। और भारत का इस ईस्ट अफ्रीका से, सूडान से भी, इन सब देशों से काफ़ी पुराना और गहरा आर्थिक संबंध भी है। तो इस हिसाब से इथियोपिया बहुत इम्पोर्टेंट देश है। और इथियोपिया अफ्रीका में एक सबसे बड़े देश के रूप में माना जाता है, जो पीस कीपिंग फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है। इसको इस रूप में भी देखा जाता है कि बहुत सारे देशों के बीच जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें मध्यस्थता करने में इसने काफ़ी इगाड में इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसलिए भारत और इथियोपिया एक दूसरे के एक प्राकृतिक रूप में एक ऐसे देश हैं जो कि अभी डेमोक्रेटिक सेटअप के थ्रू फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वहाँ भी 8% से ऊपर का ग्रोथ रेट है। वन ऑफ द ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है आर्थिक रूप से। तो बहुत तरह से हमारी जो एक नेचुरल, एक प्राकृतिक जो साझेदारी है वो उभर के आई है, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया था। जी बिल्कुल अजय जी, जो आर्थिक पहलू है वो तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो व्यापार से जुड़ा, जो जिस पर प्रधानमंत्री जी ने खासा जोर दिया। लेकिन अगर वीरेंद्र जी, मैं समझना आपसे चाहूँ, क्योंकि हम सांस्कृतिक विरासत की बात भी कर रहे हैं, भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन अगर देखा जाए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इथियोपिया का जो राष्ट्रीय गान है, दोनों में मातृभूमि की जो वंदना है उसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने संसद को संबोधित करते हुए, इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए इसका उल्लेख किया। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जो विरासत है, संस्कृति की जो सुंदरता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सिमिलैरिटी है कि मातृभूमि को जननी मानना, ये प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इसका जिक्र किया। और मेरा ख्याल है इसकी इम्पोर्टेंस ये है टू हाईलाइट कि हम दोनों कंट्रीज की सोच और समझ जी काफी सिमिलर, एक हमारी मॉडरेट सोच है। तो जिन मॉडरेट, अब आप सुख और शांति और बहाली की बात करते हैं, उसमें आप जो है वो कट्टरता नहीं रख सकते हैं। एक समझदारी की जरूरत है जी। प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया अपने भाषण में। और जैसे कि हम अपनी संकीर्णता नहीं है हमारी सोच में, और संकेत किया कि इसी तरह से इथियोपिया में भी संकीर्णता नहीं है। और ये भी और बताते हैं कि इंडिया और अफ्रीका, इंडिया और इथियोपिया साथ साथ मिलकर काम करें तो अपने अपने क्षेत्रों में हम जो है वो शांति
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्थापना अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अजय जी, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं? अपार संभावना है दोनों देशों के लिए, भारत की दृष्टि से और इथोपिया की दृष्टि से। अभी तक जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो भारत और इथोपिया दोनों करना चाहेंगे कि दोनों के बीच व्यापार की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जी अभी हम $500 बिलियन के लगभग उनके साथ हमारे व्यापार हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उनसे हम बहुत सारे एरियाज में फूड प्रोडक्शन में, जैसा कि एम्बेसडर गुप्ता ने कहा, एग्रीकल्चर में, कमर्शियल एग्रीकल्चर में, कट फ्लावर्स में और बहुत सारे एरियाज में हम पहले से करते आए हैं, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो नए एरिया जो आइडेंटिफाइड हुए हैं कि जैसे डेटा सेंटर्स उनके सबसे सेंसिटिव मिनिस्ट्री में होने वाली है, हेल्थ सेक्टर में जो हमारे कोऑपरेशन स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट में हम ऑलरेडी वहाँ पे बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की हार्ट की सर्जरी की जाती है। वैसे ही जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हम वहाँ पे कोऑपरेट कर सकते हैं। एक बहुत ही वाइब्रेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल लाइफ है इथियोपिया में, जो कि बहुत ही इमर्जिंग कंट्रीज है। इसमें यूथ काफ़ी हैं और वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए और भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। इसके अलावा जो डिफेंस का भी जो एरिया है उसमें इथियोपिया को बहुत ज़रूरत है। इथियोपिया अभी काफ़ी मेजर इंटरनल एक सिविल वार से जो कि बाहर से सपोर्ट हो रहा था उसके साथ काफ़ी मजबूती से लड़ाई लड़ी, उसमें उसको डिफेंस की काफ़ी रिक्वायरमेंट थी। तो फरवरी में हम लोगों ने इथियोपिया के साथ इसी साल 2025 में डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन किया है। प्रधानमंत्री ने उसका उल्लेख भी किया और उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं ट्रेनिंग में, रिसर्च में और कुछ आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में ये दोनों काफ़ी कर सकते हैं। तो इसके और जो ट्रेडिशनल एरिया ऑफ हमारे कोऑपरेशन रहे हैं जो कि हम एजुकेशंस में काफ़ी वहाँ पे एक्टिव रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो भारत का अफ्रीका में चलता है उसमें आईटेक के थ्रू और आईसीसीआर के थ्रू बच्चों को जो फेलोशिप मिलती है उसमें हम एक्टिव रहे। उन्होंने फेलोशिप नंबर को डबल कर दिया है इस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के अनाउंसमेंट में। तो ये सारी जो नए आयाम आइडेंटिफाइड हुए हैं जो जिसमें इथियोपिया इंटरेस्टेड हैं, जो पीपल सेंट्रिक हैं, जो कि हाई विजिबिलिटी और डेट ट्रैप के प्रोजेक्ट के नहीं हैं बल्कि लोगों की कैपेसिटी बनाने में है और इथियोपिया के आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में है। उसमें काफ़ी हमारी संभावनाएं हैं और प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट के एड्रेस में इन सारे एरियाज का उल्लेख किया है। जी वीरेंद्र जी, अगर बात लोकतंत्र की जाए, संसद की जाए, संसदीय जो लोकतंत्र है उसकी बात की जाए, क्योंकि इथियोपिया और भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें बहुत समानता देखने को मिलती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कई महत्वपूर्ण बातें उसमें कहीं लोकतंत्र की बात भी उन्होंने उसका उल्लेख किया कि भारत की किस तरह से लोकतंत्र की यात्रा रही है, इथियोपिया का भी उल्लेख किया। मैं ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से गर्मजोशी के साथ इथियोपिया की संसद में स्वागत हुआ, प्रधानमंत्री जी एक एक सांसद सदस्य जो इथियोपिया की संसद का सदस्य है उससे जाके स्वयं मिले, ये भाव जो है वो किस तरह दो लोकतांत्रिक देशों को और नजदीक लाता है? इस भाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, रेयर ऑनर है जी कि उसके प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को विजिट के टाइम पे ऐसा सम्मान दिया जाए कि कंबाइंड पार्लियामेंट सेशन को एड्रेस करें। तो मोदी जी को ये सम्मान मिला, ये मोदी जी को सम्मान है और भारत को भी सम्मान है जी। और उन्होंने अपने भाषण में ये इसका संकेत किया, इसका जिक्र किया कि किस तरह से हमारी सिमिलैरिटीज हैं, किस तरह से हमारी डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है। देखिए, हम जो है वो डेमोक्रेसी का एक कोई वो नहीं कि हमने कोई एजेंडा बना रखा है जी। ऐसा नहीं करते हम कि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है
उनसे हम रिश्तेदारी नहीं करेंगे, उनसे हम रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी लेकिन अगर किसी देश में डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस हैं और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं तो एक खुशी होती है और हमको सहूलियत होती है अपना काम आगे बढ़ाने के लिए। तो एक अफ्रीका में देखिए, जनरली पहले जमाने में बहुत डिक्टेटरशिप्स थी, अथॉरिटेरियन रेजिम्स थी। अब धीरे धीरे अफ्रीका में बहुत जगहों पे डेमोक्रेसी आ गई है जी और डेमोक्रेसी का एक लोग बाग जनरली ना अफ्रीका को डिसमिस कर देते हैं कि अफ्रीका माने काफी अंडर डेवलप्ड है, पिछड़े हुए हैं, सोच भी पिछड़ी हुई है, सब तानाशाह लोग बाग बैठे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर दूसरे क्षेत्रों को देखा जाए तो अफ्रीका से उनका रिकॉर्ड बेहतर नहीं है बल्कि और खराब है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसलिए इस चीज का खास जिक्र किया कि इथियोपिया का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन होने से इसलिए बहुत जरूरी, जैसा प्रोफेसर दुबे ने बोला, कि एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिश्तेदारी, रिलेशनशिप सिर्फ प्रधानमंत्री में नहीं रहे बल्कि वी एड्रेस, वी आउटरीच दी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटेरियंस पीपल। जी जी बिल्कुल। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बात वसुधैव कुटुंब का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र से संबोधित करते हुए इसको विश्व को दिया, लेकिन विश्व से एक बार फिर उन्होंने आह्वान किया आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? जैसा अभी एम्बेसडर गुप्ता बता रहे थे कि भारत और इथियोपिया दोनों ऐसे देश हैं जो अपने समाज को, अपने देश के डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। अफ्रीका में इथियोपिया एक ऐसा देश है जो कि फेडरल है। बहुत सारे इसके डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और वो उनको एक संवैधानिक अधिकार है कि वो जब भी चाहें वो इथियोपिया से, फेडरेशन से सिसीड हो सकते हैं। ऐसा किसी देश में इस तरह के अधिकार नहीं होते हैं जी। लेकिन सारे डाइवर्स ग्रुप ने मिल करके एक जो डिक्टेटरशिप था पहले, उसको रिमूव किया, साथ में आके इस डेमोक्रेटिक डाइवर्स ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट किया। और वो ये मानते हैं कि वो सिर्फ इथियोपिया को ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को एक साथ लेके चलने की उनकी डेस्टिनी है। अफ्रीकन कंट्रीज ने भी इथियोपिया को एक ऐसा देश माना है जो कि कभी कॉलोनाइज नहीं रहा, कभी उपनिवेशवाद में नहीं रहा। तो ऐसे देश को अपने नेता के रूप में और अपने एक सिंबॉलिक रीजन के रूप में मानते हैं, कंट्री के रूप में मानते हैं। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर वहीं पे स्थित है और इस तरह से इथियोपिया की जो पॉलिसी होती है, वहाँ पे जो प्रोग्राम्स बनते हैं, अफ्रीकन यूनियन एज ए हेडक्वार्टर पूरे अफ्रीका को रीच आउट करता है। तो भारत का ये जो मोटो है कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, तो ये भारत और इथियोपिया अपने तक ही अपने इनिशिएटिव को सीमित नहीं रखते बल्कि अपने से बाहर के देशों में, समाज में उसको किस तरह से जोड़ करके देखें और उससे अभिन्न करके न माने। ये दोनों की एक कॉमन समझदारी है और ये दोनों इसमें बिलीफ रखते हैं। और इसी वजह से अफ्रीकन यूनियन पहले ओयू का भी हेडक्वार्टर रहा, अब अफ्रीकन यूनियन का भी हेडक्वार्टर रहा और एक ऐसा देश है, ऐसा हेडक्वार्टर है ये 55 देशों का, जहाँ पे कभी विवाद नहीं होता कि हमें अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर आदिस अबाबा में नहीं रखना चाहिए। ये इसकी आउटरीच पॉलिसी और इसके परिप्रेक्ष्य के वजह से है और यही परिप्रेक्ष्य भारत का भी है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें इस दिशा में। वसुधैव कुटुंबकम में एक, इसीलिए G20 में भारत ने इसको अफ्रीकन यूनियन जो कि आदिस अबाबा में बेस्ड है, इसको परमानेंट G20 का मेंबर बनाया। और इसके यहाँ पे प्रधानमंत्री ने ये अपील की कि जो 1945 की जो वैश्विक जो हमारी संरचना है, जो उसको हम कैसे बदलें और 2025 की जो स्थिति है उसके अनुसार जो हमारे ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं
उनको कैसे हम इंडिया, इथियोपिया और अफ्रीकन कंट्रीज मिल करके उनको अभी तत्कालीन जो हमारी स्थिति है उसके अनुसार से उनको हम मॉडिफाई करें। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए जहां विश्व को वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया, वहीं आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का भी आह्वान किया। वीरेंद्र जी, अजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।